हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, अगर अधिकार की बात अगर हम करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स आता है, यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी जो है बताया था, लेकिन आज जो है हम ना इसके बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे, यानी कि पूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पूरा निचोड़ देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके सब आर्टिकल्स भी देखेंगे, किस भाग में आते हैं, कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं। ठीक है, और जो है ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये भारत का मैग्ना कार्टा है। ध्यान रखेंगे, ये भारत का मैग्ना कार्टा है, ये हमारा अधिकार। ठीक है, ये जो है मनुष्यों को अधिकार प्रोवाइड करता है। नाम से ही जैसे कि प्रदर्शित है कि मूल अधिकार, यानी कि हमारे मूल अधिकार। ठीक है, जिसको कोई नहीं जो है निकाल सकता, हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि हम अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले चैप्टर में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि संविधान कैसे और क्यों, ठीक है, किसने बनाया, कितने वर्ष में तैयार हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं तो संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उसके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रख सके, ठीक है, लगाम रख सके और एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। और अभी हम जो है ना मूल अधिकार, जो कि 6 मूल अधिकार हैं, हम उनकी प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, और इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो संविधान के भाग 3 में ये आता है, आपको मैं बता दूं, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मूल अधिकार का विवरण है। ठीक है, तो बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था, लेकिन उसे आर्टिकल 21 के ए में डाला गया और कई सारे ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, जब हम किसी चैप्टर की शुरुआत ना उदाहरणों के माध्यम से करते हैं, उदाहरण से हम जो है जो है कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो हमें जो है ना चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती है और वही चीज़ एनसीईआरटी फॉलो करती है। ठीक है, जो कि चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले उदाहरण दिखाता है एनसीईआरटी, 1-2 उदाहरण बताता है और फिर जो है टॉपिक पे पहुँचता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे अधिकारों का महत्व। ठीक है, क्या बात करेंगे? अधिकारों का महत्व। देखिए, 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों को सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों, स्टेडियमों के जो है निर्माण करना, और इसके लिए ठेकेदारों ने जो है देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन आप ये समझिए कि मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। आप ये सोचिए। ठीक है, और समाज जो है वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने दलील ये दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार और बधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, एक मौलिक अधिकार आया ना, अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम मात्र जो है उदाहरण समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो है ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। अब देखिए, अगर बात करूं मचल लालुंग की, तो मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह मात्र जो है 23 वर्ष का था। तो लालुंग जो है असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव में रहने वाला था। उस पर यह आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए उसे तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई है ना अस्पताल में
एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। अब वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार यानी कि 1967, 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन किसी ने, मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लालुंग जो है न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। अब देखिए, अब जब उस पर केस चल रहा था तो वो 23 वर्ष का था, और अब देखिए उसकी उम्र हो गई है 77 वर्ष। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार उसने जो है 54 वर्ष तक हिरासत में जो है वो रहा, और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। तो जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। यानी कि पूरी जवानी उसकी बीत गई है ना जेल में, तो मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ में बीत गया। क्यों? क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। तो हमारा संविधान जो है ना, सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, और जो है मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो है व्यवहार में प्राप्त नहीं हुए, तो उसके स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, पूरी जीवन बिता दिया उसने, है ना। आप देखिए 23 वर्ष की उम्र क्या होती है, और जो है रिहा हुआ 77 वर्ष में, जब वो एकदम बूढ़ा हो गया, कुछ ना करने के काबिल हो गया, है ना। तो ये चीज। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। देखिए, लालुंग जैसे धनी या ताकतवर होता, आप जैसे देखिए इस समय रिया और कंगना रनावत का जो है मामला बहुत चल रहा है, तो मैं उसी का उदाहरण देके आपको प्रयास करूंगी देने का। देखिए, वो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए रात में हाई कोर्ट्स भी खुल जाती हैं, उनके फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन लालुंग धनी नहीं था, ताकतवर नहीं था, इसलिए इतने सालों तक उसकी सुनवाई भी नहीं हो गई। अब अगर वो अमीर होता, ताकतवर होता, तो एट द प्रेजेंट टाइम उसी दिन उसकी सुनवाई भी हो गई होती, उसी दिन इसका फैसला भी हो गया। और ये ना हमारे संविधान पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कि क्या जो है न्याय पाने का अधिकार सिर्फ अमीर और धनी लोगों को है? क्या जो न्याय में देरी है, न्याय में इतनी देरी हो गई, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, तो क्या इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है? ये तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ ना, ये तो उसके जीवन का अधिकार का हनन हुआ ना। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? तो ये होता कि इंजीनियर जो है कम वेतन पे कार्य करने के लिए राजी ही ना होते, तो वो न्यूनतम वेतन देने के लिए वो ही नहीं होते, उनका शोषण ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीज़। तो देखिए, इसी प्रकार हमने पहला उदाहरण जो देखा मजदूरों वाला, उसमें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई और इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध असंवैधानिक अधिकार के कारण जो है उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अब आइए बात करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। हमने 2 उदाहरण देखे, ठीक है, कि कैसे जो है एक व्यक्ति को कई वर्षों तक जो है जेल में बिताना पड़ा, और दूसरा मामला हमने देखा मजदूरों का। ठीक है, दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व का पता चलता है, और इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को ना संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। हमारे संविधान में भी सूचीबद्ध किया गया है। 6 मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ठीक है, तो प्रजातंत्र ना यह सुनिश्चित होना चाहिए प्रजातंत्र में कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। ठीक है, उनका हनन कोई नहीं कर पाएगा, और संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है अधिकारों का घोषणा पत्र जो है ना, वो सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार, है ना, और जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इन अधिकारों के विरुद्ध काम करने से राज्य को रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। यानी कि हमारे इन 6 जो है मूल अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करता है, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, तो हम जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं डायरेक्ट न्याय पाने। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए,
संविधान जो है नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या फिर निजी संगठन से खतरा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ना व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। और ये जरूरी है कि सरकार जो है ना व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। क्या हो? प्रतिबद्ध हो। ठीक है। और इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन जो है नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की। कैसे जो है स्वतंत्रता के दौरान ही इस पे बात चलनी शुरू हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ना जब हम अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने, चाहे मैं बात करूं जो है महात्मा गांधी की, चाहे जवाहरलाल नेहरू की, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने ना नेताओं ने जो है जनता के अधिकारों के महत्व को समझा और मांग की कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो बात करूं मैं अगर 1928 में ना, तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो ये तो स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद तो अधिकारों को रखा ही जाएगा। तो संविधान निर्माण के दौरान ना संविधान में अधिकारों का समावेश यानी कि डाला गया और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय एक थी। तो संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, कि देखिए मूल अधिकारों का तात्पर्य सीधा सीधा ये है ना कि राजनीतिक लोकतंत्र में आदर्शों की उन्नति, यानी कि ये जो अधिकार है ना, मैं आपको बताऊँ, ये जो अधिकार हैं देश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। मूल अधिकारों को ना जो है यह नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि इन्हें जो है संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई। गारंटी ही तो मिली है ना कि हमें जो है समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो जिस फील्ड में हो। हमें जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता है। ठीक है। हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है। तो इसलिए इसका मूल अधिकार नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है और जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक है। और ये मूल इसलिए भी ना क्योंकि ये व्यक्ति के चारों विकास, मतलब चारों विकास, यानी कि भौतिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इन सब विकास के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आवश्यक है। ठीक है। देखिए, बुक में भी यही चीज़ बताई गई है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए और वे इतने महत्वपूर्ण है ना कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। अब देखिए, सरकार पे भी लगाम है संविधान के द्वारा। ठीक है, कि राज्य भी जो है, चाहे गवर्नमेंट है, वो इसका हनन नहीं कर सकती हमारे मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकार जो है ना हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। अब देखिए, जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है ना, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा के लिए ना स्वयं संविधान गारंटी लेता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि संविधान जो है गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसकी गारंटी भी संविधान ही लेता है। ठीक है। तो सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये बात इम्प्लीमेंट नहीं होती है मौलिक अधिकारों पे। मौलिक अधिकारों में ना परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को जो है, जो आर्टिकल 31 में था, इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो इसे जो है ना मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? न्यायालय के पास। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे किसी भी मूल अधिकार के जो है हनन के लिए हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत, 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 में जो है, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए, विधायिका या फिर हो कार्यपालिका कि किसी कार्य या फिर निर्णय से ना यदि मूल अधिकार का हनन होता है या फिर उस पर जो
है अनुचित या फिर कोई बिना रीज़न के प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे इनवैलिड यानी कि अवैध इल्लीगल घोषित करती है। ठीक है, लेकिन ना मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार जो है मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आपातकाल कहीं घोषित होता है तो हमारे जो है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, इनको जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक आपातकाल की स्थिति बनी है। इसको हम और डिटेल से जब हम आर्टिकल 20-21 पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के रेफरेंस में संविधान के अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। आप सभी जान लीजिए, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो है कब लागू हुआ, तो ये हुआ 1996 में। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया ना जब रंग भेद वाली सरकार, मैंने आपको बताया था ना जो है पिछले वीडियो में, ठीक है, तो रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार ना उनके अधिकारों का घोषणा पत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है। यानी कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अधिकार है ना, ये नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। देखिए, संवैधानिक अधिकारों को एक जो है विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। तो साउथ अफ्रीका के संविधान में ना सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार है। पहला है गरिमा का अधिकार, दूसरा है प्राइवेसी का अधिकार यानी कि निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। ठीक है, ये मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रही हूँ, अपने देश के मूल अधिकार के बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, अगला है स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, अगला है समुचित आवास का अधिकार, अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अगला है बाल अधिकार, अगला है बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और इसी प्रकार सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार, और नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार हैं जो ये हैं, ये साउथ अफ्रीका के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। गाइज, एक करेक्शन कर लेना, जब मैंने बताया है यहाँ पे कि मैंने जो बताया है आपको कि आपातकाल के समय आर्टिकल जो है 20 और 21 सस्पेंड हो जाते हैं, तो मैंने ये गलत बोल दिया है क्योंकि 21 में तो जीवन का अधिकार है, वो कैसे सस्पेंड होगा, है ना। तो 20-21 को छोड़कर बाकी सारे जो अधिकार हैं वे सस्पेंड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान, ये करेक्शन कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में एक्चुअली में मुँह से कुछ भी निकल गया है ना, तो आप करेक्शन कर लेना। अब देखिए, अब बात करेंगे कहाँ पहुँचे क्या समझे। देखिए, भारतीय संविधान में ना मौलिक अधिकारों की तुलना जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों की घोषणा पत्र से करें। देखिए, दोनों संविधान में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जीवन का अधिकार है उसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण का अधिकार भी शामिल है, निजता का अधिकार भी शामिल है, आवास का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं, ऐसा भी है एक अधिकार। तो मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका में उच्च शिक्षा को भी जो है मौलिक अधिकार में डाला गया है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बुनियादी शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। अभी उच्च शिक्षा का प्रावधान जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब देखिए, अगले वीडियो में हम जो है बहुत डिटेल वे में स्टडी करेंगे राइट टू इक्वल, ठीक है, इक्वालिटी। तो समता के अधिकार के बारे में जो है हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि जो है अगले वीडियो में स्टार्ट हो और अगले वीडियो में ही खत्म हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइज, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।